अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। Changes in accounting estimates done. Errors. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट यही है, ईयर एंड पे खड़े हैं हम और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो बन चुकी हैं ड्राफ्ट या अभी बननी है। वैसे IAS 8 के सवाल में अभी ड्राफ्ट बन चुकी होंगी। ड्राफ्ट का मतलब है ट्रायल बैलेंस से इनिशियली का अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, लेकिन उनमें गलतियां हैं। तो करंट पीरियड एरर्स और प्रायर पीरियड एरर्स पता अभी चले हैं। अभी यानी अभी अगर 2022 के अकाउंट्स बन रहे हैं तो अभी हम 2022 के एंड पे खड़े हैं। उस एतबार से करंट पीरियड एरर्स कौन से होंगे? हम अभी 2022 के एंड पे खड़े हैं। 2022 की अभी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है। करंट पीरियड एरर्स कौन से होंगे? करंट पीरियड एरर्स जो 2022 में हुए थे। प्रायर पीरियड एरर्स तो पता वो कब चले? पता अभी ही चले हैं। एरर्स अभी ही पता चले हैं। पिछले ईयर्स में हुए थे तब पता नहीं चले थे। तो ये जो एरर्स हैं ये पता अभी ही चले हैं। अभी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ही पता चल रहे हैं। ये वो हैं जो इसी साल के ही अकाउंटिंग के दौरान हो गए थे। ये वो हैं जो पिछले ईयर्स में हुए थे लेकिन तब पता नहीं चले थे। ये अब पता चले। ये हैं प्रायर पीरियड एरर्स। ये सारे एरर हुए इसी साल ही डिस्कवर हैं। लेकिन प्रायर पीरियड एरर्स वो हैं जो डिस्कवर तो इस साल हुए हैं लेकिन अगर ये पिछले साल हुए थे तो पिछले ईयर्स के एरर अब पता चले हैं। ये वो एरर्स हैं जो हुए प्रायर ईयर्स में ही थे लेकिन तब पता नहीं चले थे। तो ये दोनों एरर्स पता अभी ही चले हैं। जब पता अभी चले हैं तो ठीक भी अभी करने हैं। ये वही है जो अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ रहे थे कि इस साल के दौरान कुछ एरर्स हुए, ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल आउट हो गया, उनको ढूंढा, पता चला ये एरर्स हुए थे। तो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करने से पहले हमें ये एरर्स पता चल गए हैं तो क्या करें? उनको ठीक कर लें। तो ये बात कहने के लिए तो IAS नहीं बना होगा। ये चीज़ IAS 8 में नहीं, IAS 8 इसके लिए नहीं बना। IAS 8 बना है इसके लिए। मिसाल 2022 में हम खड़े हैं और हमें पता चला कि 2021 में कुछ चीज़ें सेल की थी लेकिन इनवॉइस ड्रॉर में पड़ी रह गई थी। अब इस साल कहीं सफाई की है तो वो पुरानी इनवॉइस निकली है, यानी पुराने साल की एक सेल थी जो तब रिकॉर्ड नहीं की थी, अब मिली है, अब कर ले। पिछले साल की एक सेल थी जो उस वक्त रिकॉर्ड नहीं की थी, अब पता चल गया तो अब रिकॉर्ड कर ले। है इस साल की सेल रिकॉर्ड कर ले। नहीं क्या खराबी है? अगर इस साल में उसको रिकॉर्ड कर लिया तो वो गलती ठीक करने की बजाय एक और गलती हो जाएगी। एक और गलती कैसे हो जाएगी? इस साल की सेल है ही नहीं और हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फिर इस मसले को कैसे हल करना है, इसके लिए बना है IAS 8। करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर, प्रायर पीरियड एरर्स। जो इस साल के एरर है वो तो कर लो ठीक हो, IAS ने थोड़ी कहना ठीक करो।
तो जो पिछले ईयर के एरर जो पता अब चले हैं लेकिन हैं ये पिछले ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बन गई थी, उनको अब कैसे हैंडल करना है कि ज्यादा बेइज्जती भी ना हो और काम भी हो जाए, इसको IAS 8 ने बताना है। वो करंट पीरियड था, क्योंकि इसी साल के एरर होते थे ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया, वो कब का सब करंट पीरियड थे, तो उसके लिए उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए को IAS की जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो फॉर्म आपने जमा कराना है कहीं यूनिवर्सिटी में, बोर्ड में, ICAP में, चलो ICAP में जमा कराना है। उस फॉर्म को अभी आप भर रहे हैं और अभी फॉर्म जमा नहीं कराया, फॉर्म भरते हुए जब दोबारा नजर मार रहे थे तो गलती नजर आ गई, तो ICAP बताएगा कि इस गलती को ठीक करने का क्या प्रोसीजर है। आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, अभी फॉर्म आप देख रहे हैं, उसको एक दो गलतियां नजर आ गई हैं, तो ICAP कोई रूल्स लिखेगा कि इस तरह की गलतियां कैसे ठीक करनी है? नहीं, आपके फॉर्म में बिठा के ठीक कर लें। लेकिन एक बार फॉर्म सबमिट हो गया, अब वो गलतियां कैसे ठीक करनी है, इसका प्रोसीजर फिर ICAP बताएगा। क्या फलाना फॉर्म भरें, फॉर्म रिवाइज करके दोबारा जमा करा दें, फलानी एप्लीकेशन लिखें। तो इसी तरह से जो इस साल के एरर्स पता चले तो वो कर लें ठीक। इसके लिए तो नहीं स्टैंडर्ड ने गाइड करना कि कैसे ठीक करने हैं। जो पुराने ईयर के एरर्स थे और वो अब पता चले हैं, अच्छा तो मसला क्या है? पुराने ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दुनिया वालों को दे चुके, अब वो जो पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो गलत बन गई हैं। इस मसले को कैसे ठीक करना है, ये चीज सिखानी है IAS 8 ने। पब्लिश हो चुकी है, अब वो कैसे मसला हल करना है, तो ये चीज IAS 8 ने सिखानी है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है उसके लिए एक मिसाल बताता हूं। 2021 की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी, चाहे वो SOCI थी, SOFP थी, जो भी थी, उसमें एक कॉलम 2021 का था और एक कॉलम 2020 का था, जो भी थी, चाहे वो SOCI थी, चाहे वो SOFP थी, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, उसमें एक करंट ईयर कॉलम था और एक कंपैरेटिव कॉलम था। इसमें मिसाल के तौर पे सेल्स, ये SOCI की मिसाल दे देता हूं, सेल्स की फिगर 470 मिलियन लिखी हुई थी और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक को इशू हो गई। अब हम 2022 में खड़े हैं और हमें 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए पता चला कि 2021 की सेल्स में एक गलती हो गई थी और वो गलती ये थी कि 20 मिलियन की सेल ज्यादा लिखी गई थी। इस गलती का पता अब चला है, तो जिन लोगों को पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी थी वो गलती तो चली गई थी, फिर उन सबसे वो पुरानी मांगे जलाएं, फिर नई छाप के दोबारा दें? नहीं, इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसमें एक कॉलम तो आ रहा होगा 2022 का और एक कॉलम 2021 का आ रहा होगा, ये कंपैरेटिव फिगर्स होती हैं। तो 2022 में तो सेल्स 2022 की आएंगी 510, 2021 की जो सेल्स थी हमें अब पता चला कि वो गलत थी, असल में सही कितनी थी? 450। तो अब हम पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वापस नहीं ले सकते, हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कंपैरेटिव दिखाएंगे इसको 450 लिख देंगे। 2022 में नहीं, इस सेल को सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर 22 में कर लिया तो क्या गलत होगा? 2022 में भी हम फालतू सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, तो 22 में तो इसको ठीक नहीं करना। लेकिन साथ ये जो पिछला कॉलम हम दिखा रहे हैं, ये कॉलम कंपैरेटिव कहलाता है। ये कॉलम होना तो वही चाहिए जो पिछले साल बनाते हुए 21 का कॉलम था, उसी को तुम कंपैरेटिव दिखा रहे हैं। कंपैरेटिव फिगर्स कॉलम बनाई क्यों रहे होते हैं? कंपैरिजन के लिए, वरना पुरानी अलमारी से पता नहीं वो पुरानी रिपोर्ट से रखी है नहीं रखी है, कहां मिलेगी, तो इसलिए इसमें कॉलम बन जाता है। तो अब हम दुनिया वालों को बताएंगे कि ये 450 थी, पहले गलती हो गई थी, अब हमने जो 21 वाला कॉलम बनाया है वो दोबारा हम ठीक करके बना रहे हैं। इसको कहते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को रीस्टेट कर देना। अब जो इस 22 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा उसको अब 21 का एरर ठीक हुआ नजर आएगा। 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती हो गई, वो हो गई गलती, कोई बात नहीं, कोई फांसी थोड़ी लगा दें, हो गई गलती, तो वो जो हो गया सो हो गया। अब हम इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस गलती को ठीक ऐसे नहीं करेंगे कि 22 की सेल्स बढ़ा दें या 22 की सेल्स कम कर दें। जो साथ कंपैरेटिव शो कर रहे थे उस फिगर को दोबारा ठीक करके लिख देंगे, यानी पहले जो स्टेट की थी अब चेंज कर रहे हैं तो उसको रीस्टेट करना कहते हैं। तो उसमें कंपैरेटिव कॉलम के ऊपर रीस्टेटेड लिख दिया जाएगा और सही फिगर्स लिख दी जाएंगी। ये IAS 8 ने कहा है।
कि आप पिछले साल के एरर को ऐसे ठीक करें कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कंपैरेटिव फिगर्स दिखा रहे हैं उनको ठीक करके बता दें। और दुनिया वालों को कैसे पता क्या गलती थी, तो एक नोट बना दें, उस नोट में सारी तफसील लिख दें, और वो नोट भी हमने सीखना है, जैसे वो पीपी का नोट था और तो उस तरह इसका भी नोट है। तो ये है IAS 8 का तरीका कि जो पिछले साल की गलतियां थी अब पता चली हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे ठीक कर दें जैसे ये गलतियां कभी थी ही नहीं, पिछले कॉलम को भी दोबारा ठीक करके बना दें और उसको कह दें कि ये रीस्टेटेड है, और नोट लिख के बताएं कि क्या गलती थी, उसमें क्या क्या चेंज किया आपने। ये IAS 8 में एरर्स का ट्रीटमेंट है जी। क्या 450 ठीक करके लिखे ना, रीस्टेट सही वाली फिगर बता देंगे, और फिर वो नोट में जाके बताएंगे कि क्या कम किया है, ज्यादा किया है, क्यों किया है। तो ये है आसान तरीन मिसाल। आगे फिर सवालों में मुश्किलें होती हैं कि तो एक एरर है, 3-4 किस्म के एरर होंगे, और एक एरर के 4-4 जगह फर्क गए होंगे। जैसे ये तो सेल्स है, तो अगर पिछले साल प्लांट गलत खरीदना रिकॉर्ड कर लिया होता, अच्छा 3 साल पहले अगर गलत रिकॉर्ड कर लिया होता, वो पता चला होता, तो सारे जो 2-3 साल गुजरे हैं उनकी रेप्शन गलत हुई होती, उनका प्रॉफिट गलत हुआ होता, रिटेन अर्निंग गलत आई होती, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गलत आया होता। ये है इस सवाल के अंदर काम करना कि जो जो एरर हुआ था उसका जहां जहां जैसे जैसे इफेक्ट गया था बस वो ठीक करना है हमने। तो पुराने साल की फिगर को चेंज करके सही वाली लिख दी जाती है, इसको रीस्टेट करना कहते हैं। तो IAS 8 के मुताबिक करेक्शन ऑफ एरर एज पर IAS 8 वो है कि एरर्स आर करेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। ये है IAS 8 में एरर की करेक्शन का तरीका कि एरर्स को ठीक किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब जहां एरर हुआ था वहीं से सब कुछ ठीक करें और पिछले कॉलम की फिगर सब चेंज करके सही वाली लिखें, इसको रीस्टेट करना कहते हैं। देखें एस्टीमेट चेंज में क्या हो रहा था कि पिछले ईयर्स की जो डेप्रिसिएशन पुराने एस्टीमेट पे निकली हुई है उन सबको चेंज कर रहे थे, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे थे ना। इसको कहते हैं कि हमने उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली लिया है, पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो एरर है उस एरर को ठीक करने का तरीका है कि जहां जिस साल में एरर हुआ था उसी साल से उसको ठीक करते हुए आए और पिछले साल की जो फिगर कंपैरेटिव में दिखा रहे हैं वो ठीक करके दिखाएं। इसको रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं। बाकी फिर अभी इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। तो अच्छा, इसमें एक चीज MCQ की हद तक भी टेस्ट हो सकती है। वैसे एक सिनेरियो कि अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी थी और उसको पता ही नहीं था कि जो प्लांट है मशीनरी है इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। तो अकाउंटेंट को तो पता होना भी नहीं था, उसको तो एक्सपर्ट से पूछना था। उसने कहा कौन एक्सपर्ट से पूछे जाके अब, तो उसने कहा बस ठीक है, मैं जब अकाउंटिंग पढ़ता था तो 10% सर सवाल कराया करते थे, तो 10% पे रेट कर दिया। अच्छा, अब वो 1-2 साल ऐसे ही करता रहा। उसके बाद तीसरे साल किसी सियाने से मशवरा हुआ उसका, या ऑडिटर 3 साल बाद आया, 2 साल नहीं आ सका। तो ऑडिटर ने जब कहा ये क्या कर रहे हो, तो मुझे तो नहीं पता था। इधर उधर जब पता किया तो पता चला कि इस तरह की प्लांट है मशीनरी तो 25% पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट होती है। तो अकाउंटेंट के अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब अंदाजा मैं चेंज कर लेता हूँ अपना। तो ये अकाउंटेंट अब जो डेप्रिसिएशन रेट चेंज करेगा ये एस्टीमेट चेंज, ये एरर है। लेकिन उसने तो कहीं क्लासों में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन रेट चेंज हो रहा हो तो एस्टीमेट चेंज होता है। पहले वो 10% करता था, 25% कर लिया है। एस्टीमेट चेंज तब होता है जब पहले वाला अंदाजा भी बेस्ट इंफॉर्मेशन के तहत लगाया था। ये तो उसने इधर से पूछने की जहमत ही नहीं की, ये तो उसने हमें बस 10% लगा लिया। उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी तो किसी से पूछ सकता था, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन उसने नहीं पूछा तो ये उसका एरर है। तो ये जो एरर होता है ये होता है कॉज्ड बाय फेलियर टू यूज। ये अंग्रेजी भी याद कर लीजिएगा, ये इस तरह से MCQ में पूछी जा सकती है। और मिस यूज ऑफ, एरर होता है कॉज्ड बाय फेलियर टू यूज या मिस यूज ऑफ क्या चीज, इंफॉर्मेशन
that was available and बताता हूं. That was available and could reasonably be expected to have been obtained. Expected to have been obtained and taken into account. एरर है कि अगर एक इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल और अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते तो हासिल की जा सकती थी रीजनेबली, बहुत कुछ चीन नहीं जाना पड़ता उसके लिए. इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और थोड़ी सी भी पूछताछ करते तो हासिल की जा सकती थी, लेकिन या तो वो इंफॉर्मेशन यूज ही नहीं की या फिर मिस यूज की. तो उससे जो गलती हुई वो एरर है, एस्टीमेट चेंज नहीं है. अगर अकाउंटेंट ने सब जगह से पता कर लिया था और बेस्ट अंदाजा यही था कि इस प्लांट की इंफॉर्मेशन, प्लांट की रिडक्शन 10% है, तो ठीक है, ये एस्टीमेट है. कल को रेट बदल जाता है तो एस्टीमेट चेंज है. लेकिन उसे पूछा ही नहीं किसी से, एमी बस रिडक्शन रेट लगा लिया, तो ये फिर कल को जब गलती पता चलेगी तो वो एस्टीमेट चेंज नहीं होगा, वो उसको एरर पता चला होगा. क्योंकि उसकी गलती क्या है वो पहले ही ध्यान से पूछ लेता, और पूछता तो पता लग जाता, लेकिन उसने पूछा ही नहीं, तो ये उसने एक एरर किया. अच्छा, एरर जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसको आई सेठ ने बताना है कि कैसे ठीक करो. तो अगर एक बहुत ही बेवकूफ सा एम्प्लॉय था और उसको काम कहते कुछ और थे, कल कुछ और कहता था, तो मालिक ने एक दिन गुस्से ने कहा कि गलती कर दी मैंने तुम्हें रख के, तो ये गलती कैसे ठीक करनी है ये आई सेठ बताएगा. है फिर आई सेठ कौन सा एरर बताएगा? जो अकाउंटिंग का एरर है वो बताएगा. अच्छा, अकाउंटिंग का एरर है, ये कैसे पता चलेगा कि ये एरर है? जो गाइडेंस अकाउंटिंग की अवेलेबल होती है, जो चीज उसके मुताबिक नहीं हो रही वो एरर होता है. यानी आप अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज ही ना करें, सारा एक्सपेंस बना दें एसेट को, तो ये गलत किया आपने, क्योंकि आई 16 फॉलो नहीं किया. रीवैल्यू करें और जो गेन है सब इनकम बना दें, तो गलत किया, आई 16 फॉलो नहीं कर रहे. तो इसलिए IAS 8 ने यह बताना है कि अगर अकाउंटेंट से IAS फॉलो करते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं तो उनको कैसे ठीक करना है ये सीखना है हमने. कैसे ठीक करना है? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेट करके, कि जो पिछले ईयर्स में गलतियां हो गई थी उनको ठीक कर दें, और उसका तरीका के पिछले कॉलम को ही ठीक फिगर बताएं और रीस्टेटेड की हेडिंग दे दें ऊपर. चलिए सवालों से इसको और सीखते हैं. लिखें सवाल. एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI, एक्सट्रैक्ट्स, बल्कि एक्सट्रैक्ट्स या पूरी SOCI है. SOCI फॉर द ईयर एंडिंग 2022, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022. और ये क्या है? 2022 का कॉलम, 2021 का कॉलम. सेल्स लिखें 2022 में 150,000 और 2021 में 120,000.
कॉस्ट ऑफ सेल्स 95,000 और 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट देखें कितना, हाँ जी 55,000 और 40,000। आगे लिखें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम स्टेटमेंट चल रही है पूरी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2022 में 17,000 और 21 में 15,000। नेट प्रॉफिट जी 2022 का 38,000 और 21 का 25,000। Following errors have been discovered. Following errors have been discovered. Number 1, a sale invoice of 12,000 12,000 relating to a sale made in 2021 was recorded in 2022। 2021 में सेल की थी तो उसको रिकॉर्ड 22 में जाके किया। नेक्स्ट एरर, repairs to office furniture for 4,500 4,500 रुपए incurred in 2021, incurred in 2021 was omitted from books। चलिए मुझसे रिक्वायर्ड है कि रिवाइज्ड एसओसीआई बना दें 2022 की आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स। इसमें हम 21 वाले कॉलम को कह देंगे रीस्टेटेड, क्योंकि इसकी फिगर हम चेंज करेंगे। सेल्स 22 में कितनी लिखूं? 150 तो गलत है, 150 तो गलत है ना, इसमें 12 गलत शामिल है। और पिछले साल की सेल्स में क्या गलती है? तो 22 की सेल्स हो गई 138 और 132। अच्छा, इसमें आप ये सोचेंगे सर आपने तो कहा था आई8 ने ये बताना है पिछले साल की गलती कैसे ठीक करनी है, तो इस साल की क्यों ठीक की है? इस साल की तो हमने करनी है ना, मतलब वो तो हमने करनी है। ये कैसे करनी थी वो आई8 सिखा रहा था कि पिछले साल की फिगर को जाके चेंज करें। इस साल की गलती है तो वो तो हम कर ही देंगे ठीक। हमने अभी ड्राफ्ट बनाए थे, अब गलतियां पता चली, अब उनको ठीक कर रहे हैं हम। अभी अगले सवाल में मैं, अगले क्वेश्चन में मैं कॉस्ट ऑफ सेल पे भी इफेक्ट ले आऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक सेल इनवॉइस का मसला था। कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है 95 और 80,000, 43 और 52। एक इनवॉइस सेल थी, बस वो डेट आगे पीछे हो गई, उसकी चीजें तो बेच दी हुई थी, कस्टमर को चली गई हुई थी, क्लोजिंग स्टॉक में गिरी नहीं थी, वो सब ठीक था। बस एक सेल इनवॉइस लिखते लिखते को डेट आगे पीछे कर दी बस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सही है या गलत है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गलत है। ऑफिस फर्नीचर रिपेयर कराया हुआ है
तो 22 की फिगर तो ठीक है 17,000, लेकिन 21 की फिगर गलत है। लिखी कितनी हुई है 21 में? तो क्या गलती है? एक एक्सपेंस था जो रिकॉर्ड होने से रह गया था, तो अब ठीक करना है तो ऐड कर देते हैं 19,500 26,000 और 32,500 बस ये होगा सवाल। क्या प्रॉफिट ठीक करने को कहे? ये जो IAS 8 के सवाल है ना, इसमें स्टेटमेंट्स SOCI भी हो सकती है, SOFP भी हो सकती है, चेंजेस इन इक्विटी भी हो सकती है, वो बनी होंगी, उनको सही करके बनाना होगा। हाँ, उस प्रॉफिट को ठीक किया था, तो एक्चुअली वो IAS 8 का ही सवाल था। उस वक्त मैंने ट्रेलर दिखाया था बस। तो अब सोसी के, अब लास्ट टाइम भी जो सवाल आया है, उस सोसी के अंदर प्रॉफिट में एरर थे, तो IAS 8 का सवाल बन गया। तो हमने ठीक करके प्रॉफिट लिखना था। तो जो जो स्टेटमेंट सवाल में दी होगी और वो गलत होगी, हम उसको ठीक करके बना रहे होंगे। यानी इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि सही करके SOCI बना दे। जी वैसे तो जब FR 1 में तो लास्ट टाइम ही आया है, जब FR 2 में आता था तो ये अक्सर सोसी के साथ टेस्ट होता था, लेकिन सेपरेट भी कि आपको एक्सट्रैक्ट VMA का इसमें ये एरर ठीक करके बना दें, SOFP ठीक करके बना दें। तो ज़्यादातर सोसी में होता था, लेकिन अलग से भी वो सवाल इस तरह का हो सकता था कि इनकम स्टेटमेंट है ठीक करके बना दें, बैलेंस शीट है ठीक करके बना दें। तो वो सारी वैरायटियाँ लाता हूँ प्रैक्टिस में। और लिखे सवाल। SOCI फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। बाईस का कॉलम, 21 का कॉलम। सेल्स 120,000 और 100,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 82,000 और 74,000। ग्रॉस प्रॉफिट 38,000 जी, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 38 और 26। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 14,000 और 10,000। नेट प्रॉफिट 24,000 और 16,000। Following errors have been discovered. Number 1. On 1st July 21, on 1st July 21, a machine was repaired at a cost of 6,000, but it was wrongly capitalized. यानी मशीन रिपेयर कराई थी और अकाउंटेंट को लगा के तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस।
नेक्स्ट, a sale invoice of 9,000, a sale invoice of 9,000 in respect of goods sold in 2022 was wrongly recorded in 2021 when customer made advance payment. कस्टमर ने एडवांस पैसे दिए थे तो उसको तभी सेल मान लिया। हालांकि चीजें बेची उसको 22 में थी। चल बस एसोसियाई बनाए ठीक करके आप।
22 में सेल्स कितनी लिखी हुई है? 120। गलती यह है कि 22 में एक सेल होनी चाहिए थी जो उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, तो वो यहाँ ऐड कर लेते हैं और वो गलत है, वहाँ से लेस कर देते हैं। 129 और 91 82 74 47 17। कॉस्ट ऑफ सेल बताई होती तो वो इसीलिए बताई होती कि शायद उसने सेल गलत रिकॉर्ड किया है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी गलत रिकॉर्ड की होगी, तो वो नहीं बताई। सही है, मैं अगले क्वेश्चन में ले आऊँगा कॉस्ट ऑफ सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चूंकि एक से ज़्यादा गलतियां हैं तो ब्रैकेट में गंद मचाने की बजाय इसको कर लेते हैं अलग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन कितने हैं? 14,000 और 10,000। क्या क्या गलतियां हैं? रिपेयर्स है जो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, अब कर लें कितना? 6,000। और अगर गलती से कैपिटलाइज कर लिया था तो डेप्रिशिएट भी गलत करते आए हैं, वो डेप्शन रिवर्स कर देते हैं। इधर 20% लेकिन 6/12, यहां पूरा साल 22 वाला नहीं किया। अगर 21 में एक एसेट की गलत कॉस्ट डाल दी हुई है तो 22 में भी तो डेप्रिशिएट ही हुआ होगा ना। हमने ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली थी, अकाउंटेंट ने कर लिया था जो भी 2022 में भी करना था, वो अब गलती पता चली और आपको क्या ठीक करने को, तो उसने 22 की भी तो डेप्शन गलत ही चार्ज की है कि नहीं? 22 की गलत नहीं चार्ज की, गलत चार्ज किया ना, तो इसलिए सही 22 हो जाएगा 12,800 और ये बन जाएगा 15। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 12,800 और 15,400। 34,200 1600। जी बताइए, पॉइंट ना समझ आया तो और लिखें, सवाल लिखें, सवाल ही सवाल है इसमें। यार तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गई है। खर्चे को कैपिटलाइज करने का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिखें सवाल। एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। तो 2022 का कॉलम, 21 का कॉलम, सेल्स 160,000 और 150,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स बताइए मैंने 160 1,60,000 और 21 की बताइए 150 1,50,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 90,000 और 84,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 24,000 और 25,000। अदर इनकम जरूरी नहीं था कि फौरन ही नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अदर इनकम
अदर इनकम में 11,000 और 12,800, 11,000 और 12,800। चलिए अब नेट प्रॉफिट। $57,000 और 53,800। Following errors have been discovered. Number 1, closing stock of 2021, closing stock of 2021 was overvalued by 4,500। ओवरवैल्यूड का मतलब है कि जितना लिखना चाहिए था उससे ज्यादा लिख दिया था। नेक्स्ट एरर, ऑन 1 अप्रैल 21 a property was rented out for 12 months, and rent for that period of 9,600 was received in advance. It was recorded as income. यानी पूरा 9,600 उसी वक्त इनकम मान लिया। चले बस सही करके बनाया एसओसीआई। जी वो पूरे 12 फॉर दैट पीरियड ना, तो पूरे 12 महीने का 9,600 एडवांस में ले लिया। चलिए एंटायर लिख लें, मतलब लिख लें एंटायर जो मैंने पहले बोली है कि was rented out for 12 months and entire rent of that period, ताकि पता चल जाए कि पूरा है ये। चले एसओसीआई ठीक करके बनाएं जरा होश से।
हाँ जी, जो गड़बड़ करनी थी वो तब तक कर चुके होंगे। सही किया है। हाँ जी, डन। सेल्स 160 और 150। सेल्स का तो मसला ही कोई नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 2021 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर दिया था, तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देते हैं। कितनी है 21 की कॉस्ट ऑफ सेल है? नहीं, जो 84, तो इसको बढ़ा देते हैं 88। तो ये तो मैं उम्मीद करता ही था कि ठीक कर लेंगे। गड़बड़ हुई होगी इससे आगे नहीं। अगर 2021 का क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो वही वो 22 का ओपनिंग भी है। सही, चलो बस ठीक है, शाबाश। तो 2021 का जो क्लोजिंग है वही तो 2022 का ओपनिंग है। देखिए, एक साल का जो क्लोजिंग है अगले साल का ओपनिंग दोबारा थोड़ी गिनेंगे जाके, वही फिगर अगले ही लम्हे ओपनिंग बन गई होगी, तो वो ओपनिंग भी फिर गलत है। और ओपनिंग ज्यादा लिखा हुआ है तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आई हुई है, तो उसको माइनस कर दें। इधर का कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 90 माइनस 4.5, 855 00 74500 61500। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई मसला नहीं है, 24 और 25। और अदर इनकम में गलती ये है कि 3 महीने उधर नहीं लेने चाहिए थे, वो 22 में आने चाहिए थे, तो वहां से निकाल के 22 में शामिल कर लेते हैं। तो जो 22 की अदर इनकम सवाल में है वो कितनी है? 11। इसमें वो 3 महीने की इनकम ऐड कर देते हैं और 12,800 में से निकाल देते हैं, क्योंकि हमने 2021 में ही पूरा का पूरा 9600 इनकम मान ली थी, हालांकि उसमें से 9 महीने मानने चाहिए थे, तो बाकी 3 महीने कितने रह गए, तो वो यहां से निकाल देते हैं और यहां शामिल कर लेते हैं। तो 13,400 और 10 4, तो नेट प्रॉफिट बन गया 63,900 46,900। ये नेट प्रॉफिट सही है। चलिए और लिखें सवाल जी। Cost of sales is equal to opening stock plus purchases minus closing stock। ये होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा फिगर लिख दी तो ज्यादा माइनस हो गया ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम आ गई, उससे कॉस्ट ऑफ सेल को ठीक कर रहे हैं हम। चलिए जी, अगला सवाल। एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22, बल्कि हम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, पूरी एसओसीआई नहीं बनाते, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई जी। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। दो 2022 का कॉलम, 21 का कॉलम। पीबीआईटी, सेल्स नहीं, पीबीआईटी बता रहा हूं। पीबीआईटी क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पीबीआईटी 2022 में 70,000 और 2021 में 62,000। इंटरेस्ट कॉस्ट
इंटरेस्ट कॉस्ट है जी 7,000 और 18,000। पीबीटी आपके लेवल पे इसमें टैक्स मिक्स होना चाहिए नहीं, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन आपके लेवल पे है नहीं, वो FR 2 में। लेकिन फिर भी किसी एक आधे सवाल में मैं टैक्स भी आपको करा दूंगा, इसमें नहीं, बस पीबीटी बस खत्म हो गया। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI। फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 was overvalued by 3,000। 2021 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था बाय 3,000। नेक्स्ट एरर, ऑन 1 जनवरी 21 कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग was started and it was completed on 31 दिसंबर 21। directly related borrowing cost of 10,000 was wrongly charged to P&L। करना क्या चाहिए था? कैपिटलाइज होना चाहिए था। यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग 10 साल। यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग 10,000 है। नेक्स्ट एरर, repairs to machinery of 6,000 on 1 July 21 was wrongly capitalized। Plant and machinery is depreciated at 20%, reducing balance basis। चलें ये एक्सट्रैक्ट रिवाइज करके बनाएं। यही जिस शक्ल के एक्सट्रैक्ट दिया ना, इसी शक्ल में ही दोबारा बस सही करके बना दें।
हाँ जी, पीबीआईटी में क्या गलती है? पीबीआईटी में 2 गलतियां हैं, 3 गलतियां हैं। पीबीआईटी गिवन कितना है? 70,000, 62,000। पहली गलती क्या है? जो क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा देखें मैंने शुरू ही पीबीटी से किया है, तो इससे ऊपर जो जो गलती है वो सब इसके अंदर ही है। एक तो गलती ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक गलत हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 2021 का ज्यादा कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा किया तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई, तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक गलत किया वो यहां से माइनस कर देते हैं। ठीक है, वो अभी अगले सालों में ना मैंने दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में गलतियां ले आनी है, तो इसलिए अलग से लाइन लिख दी ओपनिंग स्टॉक। यहां ऐड क्यों कर दिया? 2022 का ओपनिंग ज्यादा है, ओपनिंग ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आई हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आई हुई है तो प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है, कम आया हुआ है, तो बढ़ा दिया। इसमें एक चीज अगर आप लिखना चाहें, अगर आपको काम की लगे, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है और कॉस्ट ऑफ सेल से इनवर्स रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है, कॉस्ट ऑफ सेल से इनवर्स रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट है और कॉस्ट ऑफ सेल से इनवर्स है। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा गया होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा आ गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा लिखा गया होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम आई होगी। और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशन है और कॉस्ट ऑफ सेल से डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा एरर क्या था? दूसरा एरर बोरिंग कॉस्ट थी जिसको कैपिटलाइज नहीं किया, तो ठीक करेंगे तो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अगर कैपिटलाइज नहीं किया तो फिर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। कितनी? 10,000 नहीं बताया था मैंने। तो 2021 में तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट ही नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 21 में तो कंप्लीट की थी, तो 22 में ही होनी थी डेप्रिशिएट। तो 22 में है जो कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। और कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस। देखें बोरिंग कॉस्ट बिल्डिंग में कैपिटलाइज करनी थी, नहीं की, उससे बिल्डिंग कम लगी, डेप्रिसिएशन कम हुई। अब अगर बिल्डिंग में कैपिटलाइज करेंगे तो फिर और डेप्रिशिएट करेंगे। प्रॉफिट को ठीक कर रहा हूं मैं, पीबीआईटी की वर्किंग कर रहा हूं, तो और डेप्रिसिएशन करेंगे ना। बस आखिरी सवाल है, खत्म कर रहा हूं क्लास। और डेप्रिसिएशन करेंगे चार्ज के नहीं कि ऐड कर दूं? और चार्ज ही होगी ना, तो प्रॉफिट में से लेस होगी। और क्या गलती? रिपेयर्स थी जो कैपिटलाइज कर दी, तो एक तो उनको एक्सपेंस बनाए। किस साल में? इधर कितनी? 6,000 प्लस माइनस माइनस। एक्सपेंस नहीं बनाया था, अब बना दें एक्सपेंस। और अगर उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर लिया था तो फिर गलत डेप्रिसिएशन पे चार्ज की थी, वो भी रिवर्स करें। 6,000 20% 6/12 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। $6,021 की डेप्रिसिएशन 600, तो बाकी 54 रह गया। 22 की फिर 1,080। 6 महीने की डेप्रिसिएशन, बाकी 54 रह गया, तो 22 में तो पूरे साल का 20% लगेगा। ये और क्या एरर है? इंटरेस्ट को तो मैंने जो गलती से एक्सपेंस बना दिया वो तो ठीक ही नहीं किया। वो इंटरेस्ट में बनाया होगा ना, सैलरी एक्सपेंस थोड़ी बना दिया होगा, तो इंटरेस्ट में होगा। तो पीबीआईटी में बस ये गलतियां थी। जीरो 80536
ये आ गया करेक्ट PBIT है 53600 वो ठीक है 73080 और 53600 और इंटरेस्ट में क्या गलत है 21 में 10 फालतू लिखा हुआ है तो 8 हो जाएगा और 22 7 66080 45600 सही था किसी का सारा अच्छा ठीक है चलिए कल भी प्रैक्टिस है इसकी और साथ अकाउंटिंग पॉलिसी भी कहूँगा ठीक है जी अल्लाह हाफिज़